हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 फेडरलिज्म। आज उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग गवर्नर के रोल के बारे में और प्रेसिडेंट के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नर जो है उसका रोल हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है, मतलब हमेशा उसके अगेंस्ट रहते हैं। बहुत सारे इश्यूज जब क्रिएट हो जाएं स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तब गवर्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, कंट्राडिक्टरी रहता है। जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिसर नहीं होता है, उसको नॉमिनेट करा जाता है बाय द हेल्प, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर्स जो हैं वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद गवर्नर जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दैट मीन्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं। और उसके बाद जो भी एक्शंस होंगे किसके, गवर्नर के, उनको व्यू करा जाता है, उनको देखा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिटिल बिट इंटरफेरेंस वहाँ पर होती है, और तभी फंक्शनिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपरली चल सकती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अलग, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे हैं और स्टेट लेवल पे हैं। मान लीजिए अगर सेंट्रल लेवल पे बीजेपी वर्क कर रही है, तो स्टेट लेवल पे अगर मतलब कांग्रेस है, तो उसकी वजह भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हाँ, गवर्नर के रोल को लेकर या गवर्नर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या गवर्नर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो रेज हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सरकार या कमीशन जो 1983 में फॉर्म किया गया था, उसकी फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो 1988 में सबमिट हुई थी। तो उसको अपॉइंट किया गया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो इश्यूज़ को मतलब एग्जामाइन कर सके, इश्यूज़ की जांच पड़ताल कर सकें जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को मतलब कन्फ्लिक्टिंग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जो भी गवर्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो नॉन पार्टीशन के बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का पक्षपात जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है गवर्नर की जो भी पावर्स होती हैं, जो भी उसका रोल है वो कंट्रोवर्शियल ही रहता है हमेशा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि अगर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे हैं तो इससे भी क्लैशेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356, जो कि एमरजेंसी डिक्लेयर करता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का रूल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में लगा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो कैसे लगाया जाता है, जब हमारे गवर्नर जो हैं वो प्रेसिडेंट के साथ ये कंसल्ट करें, उनको ये बताएं कि हाँ, हमारी स्टेट जो है वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये जो एमरजेंसी है वो प्रोक्लेम करी जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए कुछ प्रोविजंस लगा रखे हैं कि उनको या तो इम्प्रूव करा जाए या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी तरह का कोई भी लॉ जो है वो लगा सकता है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में पहले उसे रेटिफाई किया जाएगा, उसको पूरी जांच पड़ताल, उसके मेरिट डिमेरिट को डिस्कस करा जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़ कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये जो गवर्नर है उसके पास जो पावर है उसमें ये बताया गया है कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकता है, सस्पेंशन भी हो सकती है उसकी, ठीक है, और डिज़ोल्व भी हो सकती है स्टेट असेंबली, अगर वहाँ पर बहुत मतलब अगर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो डिसोल्यूशन है वो भी हो सकता है। और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस हो सकती है, जब इवन वहाँ पर अगर मेजॉरिटी
कम्युनिटी भी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट भी उसको लेजिस्लेचर में मिली है, तो भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करा जा सकता है। और जैसा कि ये कब हुआ था, 1959 में हुआ था, और उसके बाद कब हुआ था, 1967 में हुआ था। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं थी, जिसकी वजह से सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो डे बाय डे फ्लक्चुएट होती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर सेंटर प्लस स्टेट्स पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कर रही थी, दैट वाज कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है 1947 से लेकर 1990s तक का जो टाइम पीरियड था उसको कांग्रेस इरा भी कहा जाता है और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे केसेस थे, जैसे कि अगर कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो भी, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल उसके ऊपर इम्पोज करा जा सकता है और जुडिशरी उसका एग्जामाइन कर सकती है। कहने का ये मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है या कोई केस है वहाँ पर या किसी और कोर्ट में केस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर डिसीजंस लेने की भी वैलिडिटी होती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कुछ इम्पोजिशंस लगा सकता है, जो कि जुडिशरी उसकी फर्दर जांच पड़ताल करेगी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।